हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यून से होती है जिससे अभी एक बेबी होती है और तभी हम देखते हैं कि एक ड्रैगन प्रिंसेस उस बेबी की सोल में आ जाती है और सोचती है कि मैं एक बेबी की बॉडी में रीबॉर्न हो गई हूँ। फिर ये केयर टेकर यून को बताने लगती है कि जैसे ही तुम्हारी बेटी हुई वैसे ही मौसम कितना अच्छा हो गया, लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही लकी होगी। वो यून को सजेस्ट कर रही होती है कि अब जल्दी से ठीक हो जाओ और एक और बच्चा कर लो। तो यून कहती है कि नहीं, मेरे लिए एक बेटी ही काफ़ी है और वो उसका नाम तुरंत ही शाओ रख देती है। तो खुश होने लगती है कि मेरी मॉम तो मुझे बहुत पसंद आई है। वो सोचती है कि अब मॉम को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ड्रैगन लक से उन्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तब यहाँ पर रूम में यून की मदर इन लॉ आकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम क्या हम लोग को भूखे मारने वाली हो, उठो और चल के खाना पकाओ। और वो उसे जैसी स्टिक से मारने जा रही होती है तो शाओ जल्दी से अपने मैजिक से उनका हाथ मोड़ देती है और वो फिर अपनी खुद की बेटी को ही मारने लग जाती है और सोचती है कि ये क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर शाओ की पावर ख़त्म होती है तो वो स्टिक नीचे गिर जाती है। शाओ सोचती है कि मैं अभी बॉर्न हुई हूँ ना, तो इतनी डिवाइन पावर यूज़ करने के बाद मैं थक गई हूँ। फिर उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है कि तुमने बच्चा भी कर लिया और मुझे बताई नहीं, लो इसे मुझे दो। तो फिर यून बताती है कि ये बेटी है। तो उसकी मदर इन लॉ फिर इसे बिल्कुल नहीं लेती और कहती है कि ये लड़की है तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है। तो शाओ सोचती है कि आप लोग को पता नहीं है मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ, आखिर मैं एक ड्रैगन प्रिंसेस हूँ और मेरा सारा लक अब मेरी मॉम को मिलेगा। फिर यहाँ पर यून की मदर इन लॉ कहने लगती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो वो है जिसका बेटा होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यून कहती है कि आपकी डॉटर इन लॉ तो मैं ही हूँ ना। तभी इतने में यहाँ पर यून का हस्बैंड जो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया होता है और वो उसे बताने लगता है कि अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो, ये देखो मैं अपनी ट्रू लव को लेकर आया हूँ। और वो उसे डिवोर्स एग्रीमेंट फेक कर दे देता है। फिर सूलिन यून को समझा रही होती है कि जो मुझसे प्यार करता है तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उसकी लाइफ से चली जाओ और हमारे बच्चे और उसे और मुझे एक साथ तीनों को खुश रहने दो। यून यहाँ पर फिर जो से क्वेश्चन करने लगती है कि वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है, अब तो उनका बेबी भी हो गया है। तो जो से कह देता है कि क्योंकि अब तुम मेरी कोई काम की नहीं हो, मैंने बस तुम्हें अपने हाउसवर्क के लिए शादी किया था और अब मुझे वे मिल चुकी है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, वो मेरे लीडर की बेटी है, वो मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प दे सकती है, बताओ तुम क्या दे सकती हो। यून फिर उसे डिवोर्स पेपर फेंक के चिल्लाती है कि वो ऐसा उसके साथ कैसे कर सकता है। तो शाओ खुश होती है कि मॉम अपने लिए फ़ाइट बैक कर रही है। जो उसे कह देता है कि वैसे भी उनकी शादी कोई लीगल है भी नहीं और ना ही वो उसके इस बच्चे को एक्सेप्ट करने वाला है। ये उनकी मदर इन लॉ फिर उसे कह देती है कि अब अपना सामान पैक करो और इस बच्ची के साथ इस घर से निकल जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें कहीं बेच दूंगी। और यहाँ पर फिर जो भी यून को गेट आउट बोल देता है और वो फिर अपनी फैमिली के साथ बाहर चला जाता है। यून रोने लगती है तो शाओ कहने लगती है कि मॉम आप रो मत, मैं अपने लक से आपको प्रोटेक्ट करने वाली हूँ और इन सभी से मैं आपका रिवेंज भी लूँगी। फिर यून यहाँ पर शाओ को कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बेचने नहीं दूँगी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ के घर लेके चलने वाली हूँ, देखना वो लोग तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो शाओ कह रही होती है कि मॉम आप जहाँ पर जाओगी मैं भी वहीं पर जाऊँगी और मैं आपकी गार्डियन एंजल की तरह आपको प्रोटेक्ट करूँगी। और वो उसे यहाँ पर प्रॉमिस भी कर रही होती है। फिर यून जैसे यहाँ पर इस घर से बाहर निकलती है तो वो लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, कार भी जहाँ से चली गई और वो लोग फिर उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यून बस अपसेट होकर फिर पीछे मुड़ के देख रही होती है और शाओ को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही फिर अपने मैजिक से उन लोग को सबक सिखाने के लिए छोटा सा धमाका करती है जिसकी वजह से फिर वो सारा कीचड़ उड़कर इन सभी के ऊपर पूरा लग जाता है और वो लोग को फिर बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है और ये सब करके शाओ को बहुत मज़ा आती है। फिर हम देखते हैं कि यून रास्ते में अपना बैग और शाओ दोनों को उठा कर लेके चल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा थक भी रही होती है और सोचती है कि अभी तो 7-8 माइल्स दूर है, लगता है घर पहुंचने तक बहुत रात हो जाने वाली है। फिर वो वापस से चलने जा रही होती है और इतने में उसे चक्कर आता है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर यहाँ पर अपनी कार में से बाहर निकल के उसे तुरंत ही गिरने से बचाता है और यून फिर उसे देखती रह जाती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन लीड जिशिंग है। उससे पूछता है कि तुम ठीक तो? फिर वो उसे तुरंत यहाँ बैठने बोलता है और यहाँ पर शाओ से देखती रह जाती है कि ये तो बहुत ज़्यादा लकी पर्सन दिख रहा है जिसके ऊपर पूरी गोल्डन लाइट चमक रही है। फिर जिशिंग यून को पानी पीने के लिए देता है और उसे अपना नाम भी बताता है। तो यून उसे फिर पानी पीकर थैंक्स करती है और उसे अपना नाम और अपनी बेटी शाओ का भी नाम बताती है। तो यहाँ पर जिशिंग को यून के ऊपर तरस आ रही होती है कि ये खुद ही इतनी यंग है और बच्ची इतनी छोटी है, इसे लेकर वो कैसी चल रही होगी। वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ कार से। और वो उसका फिर बैग भी उठाने जा रहा होता है तो यून जल्दी से अपना बैग ले लेती है और कहती है कि मुझे फिशिंग विलेज जाना है और इसे मैं ही उठा लेती हूँ, वैसे भी मैं काफ़ी देर से उठा के ला ही रही हूँ। तो जल्दी से जिशिंग उसे ले लेता है और कहता है कि ये बहुत हैवी है तो इसलिए मुझे उठाने दे दो। फिर वो उसे कार में बैठने बोलता है
फिर यून यहाँ शाओ को सुलाने की कोशिश कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि बस अभी जल्दी से हम लोग ग्रैंड माँ के घर पे पहुँच जाएंगे। फिर जिशिंग तुरंत ही अपने जैकेट से यून को कवर कर रहा होता है। तो यून कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें सर्दी लग गई ना तो फिर बच्ची की भी तबीयत ख़राब होगी। तो फिर वो मान जाती है और उससे थैंक यू बोलती है। तो जिशिंग सोच रहा होता है कि मैं पहली बार थोड़ी ना किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो आखिर मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ। तभी यहाँ पर शाओ तो खुश जाती है कि मुझे ये बंदा बहुत पसंद आया, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू डैडी बन जाए और मेरे साथ मिलकर मम्मी को प्रोटेक्ट करे। तभी इतने में फिर यहाँ पर जिशिंग का असिस्टेंट कार में बैठता है और बताता है कि उसने कार ठीक कर दिया है, तो अब वो लोग कहाँ चले। तो जिशिंग कहता है कि पहले हम लोग इस लड़की को इसके विलेज छोड़ देते हैं। तो शाओ सोच रही होती है कि मॉम डैड को सेट करने के लिए उनकी बीच की फीलिंग्स कल्टीवेट होनी चाहिए, तो उसके लिए अभी हम लोग ग्रैंडमा के घर पे तो नहीं जा सकते। वो तुरंत ही फिर यहाँ पर बारिश करवा देती है। भी असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि बॉस बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है और अभी अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे में जाना सही नहीं रहेगा, तो क्यों ना आज रात के लिए आप लोग मेरे घर पे रुक जाओ, मेरा घर यहीं विलेज में है। तो जिशिंग फिर यून से पूछ कर उसे हाँ बोल देता है कि ठीक है, हम लोग रुक जाते हैं। फिर यहाँ शाह तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा प्लान काम कर गया, मॉम की हैप्पीनेस के लिए अब मैं सब कुछ सेटिंग्स करूँगी। फिर जिशिंग का असिस्टेंट यून और जिशिंग दोनों को ही साथ लेकर अपने घर पे आ जाता है और उसकी मॉम भी यहाँ पर इन लोग का वेलकम करती है और जिशिंग से कहने लगती है कि ये ज़रूर आपकी वाइफ और बच्चे होंगे ना, आप लोग की जोड़ी तो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये सुनकर दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर शाओ तो खुश हो जाती है कि ये ग्रैंडमा की आंखें तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने बिल्कुल सही देखी है, हम तो अभी जल्दी फैमिली बनने ही वाले हैं। तभी शाओ उस लेडी को बताने लगती है कि नहीं नहीं, हम लोग कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, इन्होंने तो बस मेरी हेल्प की है मुझे घर छोड़ने में। तो वो आंटी तुरंत ही फिर इन लोग को सॉरी बोलती है और कहती है कि आप लोग जल्दी से बैठ जाओ। फिर वो यहाँ एक कटोरा जिंजर टी लेकर आती है। जिशिंग और यून गलती से एक साथ उस कटोरे का हाथ लगाते हैं और फिर जल्दी से हटा लेते हैं। और जिशिंग फिर ये यून को दे देता है और कहता है कि तुम्हारा पीना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तुम्हें सर्दी ना हो। तो यून फिर उसे इसके लिए थैंक यू बोलती है। फिर ये आंटी यहाँ पर शाओ को देखते हुए पूछने लगती है कि बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, तुम्हें तो अभी घर पे रेस्ट करते होना चाहिए था, तो फिर आखिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तो यून बताती है कि वो मर गया। फिर हम देखते हैं जिशिंग को जो कि याद कर रहा होता है कि उसने यून को तब देखा था जब वो रास्ते में कहीं जा रहा था और कुछ लोगों की भीड़ लगी थी क्योंकि एक आदमी पानी में डूब गया था, तो फिर वो भी वहाँ पर हेल्प करने के लिए गया था और उसने देखा था कि वहाँ पर एक लड़की ने उस मैन की जान बचाई थी और वो कोई और नहीं यून थी। तो सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, तो तब उसने यून को सबसे पहली बार देखा था और वो इस बारे में फिर सोच रहा होता है कि यून ने बताई थी कि उसका हस्बैंड मर चुका है और वो इतना दूर अपनी बच्ची और सामान लेकर अकेले चल रही थी, तो उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने कितना ज़्यादा सफ़र करी है। फिर जिशिंग का असिस्टेंट उसे ब्लैंकेट वगैरह देने आता है। तो जिशिंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं इसे यून को दे देता हूँ। और फिर वो जैसे ही यून के रूम में उसे देने के लिए आता है तो यून यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करने जा रही होती है और उसे देखकर वो जल्दी से रुक जाती है और वो बाहर से फिर उसे सॉरी बोलता है। यून फिर उसे अंदर आने बोल देती है और जिशिंग फिर उसे अपने बेबी को उठाने बोलता है और यहाँ ब्लैंकेट को ठीक से रखने में हेल्प करता है। तो वो उसे कह रही होती है कि ट्रबल के लिए सॉरी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है तुम्हारी हेल्प करके। और फिर वो उसे अपना मुँह ठीक करने के लिए कुछ कैंडीज देने लग जाता है। यून कहती है कि नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, तो अभी वो रख देता है और उसे समझाने लगता है कि पास्ट में तुम्हारी लाइफ जैसी भी रही हो, तुम्हें अब से पास्ट को छोड़कर अपनी आगे की लाइफ के लिए खुश रहना चाहिए और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, देखना आगे की तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और फिर यून यहाँ पर सोचती रह जाती है। तभी यहाँ पर शाओ तो ये सब सुनकर खुश होती है और वो समझ जाती है कि पक्का डैडी मम्मी को पसंद करते हैं। फिर सुबह होते ही जिशिंग यून को कार से उसके विलेज तक छोड़ने जाता है और फिर वो उन दोनों को कार से बाहर निकाल कर कहने लगता है कि हम लोग फ्यूचर में फिर मिलेंगे। और वो शाओ से भी कहता है कि तुम मुझे भूल मत जाना। शाओ सोच रही होती है कि आप तो मेरी मम्मी के होने वाले न्यू हस्बैंड हो जिसे मैंने चुनी हूँ, तो ऑफ कोर्स है कि मैं तो आपको नहीं भूलने वाली हूँ। फिर यहाँ पर यून जिशिंग को थैंक्स बोल देती है और वो फिर अपना कार से चला जाता है। फिर यून को कुछ विलेज वाली आंटीज़ पहचान लेती है और ये जल्दी से उसकी मॉम और सिस्टर इन लॉ को आवाज़ देकर बुलाने लगती है कि तुम्हारी बेटी को उसके इन लॉज ने घर से निकाल दिए, इसलिए लगता है ये यहाँ पर आ गई है। तो फिर जल्दी से यहाँ पर यून की मॉम और सिस्टर इन लॉ आते हैं और वो लोग इसे चिल्लाते हैं कि फालतू की रूमर मत बनाओ, हमारी बेटी ज़रूर यहाँ पर अपनी बच्ची होने के बाद रिलेटिव से मिलने आई है। तो अभी वो लोग मान नहीं रही होती और कहने लगती है कि हमें इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो यहाँ पर यून की सिस्टर इन लॉ इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग जाओगी या फिर तुम लोग को मारूं। तो फिर वो लोग डर के भाग जाती है। तो शाओ को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मॉम की फैमिली तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। फिर यून अपनी मॉम से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या आपको मैं और मेरी बेटी शाओ नहीं चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कैसे कैसे हो सकता है। वो जल्दी से शाओ को ले लेती है और यहाँ पर शाओ फिर उन लोग से कह रही होती है
कि आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरी मॉम यहाँ पर बहुत सारा गुड लक लेकर आए हैं। फिर यून की सिस्टर इन लॉ दोनों से कहती है कि आप लोग जब तक घर जाओ, मैं बचा हुआ काम करके आती हूँ। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं और फिर ये दो आंटीज अभी भी यून के बारे में गॉसिपिंग करने में लगी होती है कि पक्का उसकी फैमिली वालों ने उसे घर से निकाल दिए और ये लोग हमसे इस बात को छुपाना चाहते हैं। तो यून की सिस्टर इन लॉ इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग का मुंह बंद नहीं हो रहा है ना, आखिर कितनी बातें करोगे। तो ये लेडी कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तो बोल के रहूँगी। फिर यहाँ पर ये सिस्टर इन लॉ अपना काम कर रही होती है और जब वो यहाँ पर मट्टी में क्रैब को ढूंढने के लिए मट्टी हटाती है तो उससे बहुत सारे क्रैब मिलने लग जाते हैं। तो वो तो खुश हो जाती है, ये लगता है यून और उसकी बच्ची की वजह से हमारी फैमिली में गुड लक आ गया। फिर वो अपने सारे क्रैब को पकड़ के यहाँ डाल रही होती है। तो ये दोनों आंटीज़ को गुस्सा आती है और वो लोग बातें करने लगते हैं कि बड़ी आई क्या गुड लक समझ रही है, और यहाँ पर उन लोग को खुद को तो कुछ मिल ही नहीं रहा होता है। तो सिस्टर इन लॉ फिर उन लोग से कहती है कि देखा खुद की तो लक अच्छी चल नहीं रही है और दूसरों से जेलसी हो रही थी तुम लोग को, और फिर ये सुनाकर वो चली जाती है। फिर ये लेडी यहाँ पर उस दूसरी लेडी से इस बारे में बात करती है कि देखो अब यून तो वापस आ चुकी है, तो अब वो सिंगल है, तो क्यों ना तुम अपने पागल बेटी की शादी यून से करवा दो, वैसे भी कोई उसे इतनी ईजिली मिलेगी नहीं और इतना अच्छा मौका है। ये लड़की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है और कुछ बोलती भी नहीं है, तुम इससे आराम से अपने काम भी करवाना। तो इस लेडी को भी आइडिया पसंद आता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को लेकर जाती हूँ और उससे शादी की बात करने के लिए। और फिर ये सब करके ये विलन लेडी बड़ी खुश हो रही होती है कि यून को वो सबक सिखाएगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून जब अपने डैड और भाई को सब बताती है तो उसके डैड को भी जो के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि वो कितना बड़ा स्कम बैग है, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर यून बता रही होती है कि क्योंकि उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लीगल है ही नहीं, इसलिए और भी जो विलेज वाले हैं वो भी उनसे डरते हैं, तो कोई उसके खिलाफ बोलेगा ही नहीं। तो भी यहाँ पर फिर सिस्टर इन लोग को गुस्सा आ रही होती है कि उस कमबैक को हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर यून का भाई इस बारे में बता रहा होता है कि आखिर वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो अभी तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हाँ हम इस ग्रज को याद करके रखेंगे और एक दिन उसे बदला लेंगे। तो यून के सिस्टर इन लॉ फिर अपने हस्बैंड को चिल्लाती है कि आखिर तुम कितने डरपोक हो, हम लोग उससे बदला ले सकते हैं। तब यहाँ पर यून की मॉम कहती है कि जाने दो, अभी तुम्हारा ठीक होना ज़्यादा बेटर है, अभी शाओ को भी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ठीक होने में टाइम बिताना चाहिए। तो यून फिर अपनी पूरी फैमिली को थैंक यू बोल रही होती है कि वो लोग उसे और उसकी बेटी शाओ को डिसलाइक नहीं कर रहे। तो उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगी। और वो तो उसे बताने लगती है कि उसके और शाओ की यहाँ पर आने की वजह से उल्टा उन्हें तो बहुत सारी गुड लक मिल रही है। तो शाओ भी खुश हो जाती है कि अभी तो गुड लक और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और वो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यून अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर हंसी खुशी अच्छा टाइम बिता रही होती है। तभी वही विलन लेडी यहाँ पर उस पागल लड़के और उसकी मॉम को लेकर आ जाती है उनकी यहाँ पर यून के साथ शादी की बात करवाने के लिए। और ये पागल लड़के की मॉम फिर यहाँ पर यून को शादी का गिफ्ट पकड़ाने लग जाती है और उसका पागल बेटा यहाँ पर बड़ा खुश हो रहा होता है कि उसे वाइफ मिल रही है। तब यहाँ पर शाओ को तो गुस्सा आती है कि ये पागल पर्सन को मैं अपना डैड नहीं बना सकती हूँ। तब यहाँ पर यून की मॉम भी साफ मना कर देती है कि मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। तो फिर इस पागल लड़के की मॉम यहाँ पर इन लोग को बातें सुनाने लगती है कि तुमने अपनी बेटी को समझी क्या हुई हो, वैसे भी ये डिवोर्स ही है, तुम्हारी बेटी को तो कहीं और कोई मिलेगा भी नहीं, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि कम से कम मेरा बेटा तो इससे शादी करने को तैयार है। और फिर यून यहाँ पर कह देती है कि मैं कोई शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ अकेले खुश हूँ। भी ये विलन लेडी मानती नहीं है और यून को बातें सुनाने लगती है कि चुपचाप से वो शादी कर ले, उसके लिए यही अच्छा रहेगा। और ये पागल बेटे की मॉम यहाँ पर यून को समझा रही होती है कि तुम्हें फ़ायदा ही रहेगा मेरे बेटे से शादी करोगी तो, फिर जब मेरा ग्रैंडसन हो जाएगा तो मैं तुम्हारी इस बेटी को बेच दूंगी ताकि उसकी डाउरी का इंतजाम हो जाएगा। तो यून को फिर ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आती है और वो झाड़ू लेकर फिर इन लोग को मारने लगती है और चिल्लाती है कि तुम लोग औरत भी हो कि नहीं। वो इन लोग को चिल्लाकर समझाने लगती है कि मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम लोग बेचने की बात कर रहे हो, और अभी इस अपने पागल बेटे को लेकर मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई भी मत देना। तो भी वो विलेन लेडी मानती नहीं है और वो इस पागल लड़के की मॉम से कहती है कि चुपचाप से हमें इस लड़की को फोर्स करके लेके जाना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं मानेगी। वो लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास हमारे पागल बेटे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और फिर वो फोर्सली यून को ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यून की मॉम इन लोग को रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच में वो लोग बच्चे को छीन लेते हैं। तब यहाँ पर शाओ अपना मैजिक करती है जिसकी वजह से तुरंत ही बिजली वाले बादल ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर उस पागल लड़के के ऊपर बिजली गिरती है और साथ ही साथ शाओ के ऊपर भी। तो वो तो बिजली का झटका लेकर खुश हो जाती है और फिर तभी ये पागल लड़के के हाथ से शाओ उड़कर गिरने वाली होती है, पर तभी इस टाइम पर जिशिंग आया होता है और वो शाओ को कैच कर लेता है। तो ये देखकर फिर उनको रिलीफ मिलता है, वो जल्दी से जाकर शाओ को ले लेती है और वो जिशिंग को थैंक्स करने लगती है। तभी जिशिंग ने भी ये सब सुन चुका होता है और वो उन लेडीज़ को चिल्लाने लगता है कि किसने कहा कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और वही उनसे पूछता है कि अगर तुम अभी हाँ कहो तो हम लोग अभी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
तो ये सुनकर शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि चलो फाइनली अब मुझे मेरे डैड मिल गए जो मेरे साथ मिल के मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। वो तो कह रही होती है कि मॉम हाँ बोल दो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है जिसके साथ आप हमेशा बहुत खुश रहोगी। फिर यून कुछ बोलने जा रही होती है, तभी इतने में वो विलेन लेडी जल्दी से यहाँ पर जिशिंग को बताने लगती है कि कमांडर जिशिंग, आपको इस लड़की के बारे में पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की है और ऊपर से एक डिवोर्सी भी है जो कि अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई है, ये थोड़ी ना आपके लायक है। तो यून भी सोच रही होती है कि वो सही कह रही है और उसे लगता है कि जिशिंग बस उसकी हेल्प करने के लिए सब बोल रहा था और वो आखिर इस बात को सच कैसे समझ सकती है। तब यहाँ पर जिशिंग तो उसकी साइड लेते हुए इन लोगों को चिल्लाता है कि उसकी सेकंड मैरिज है तो क्या हुआ, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं यून मुझे ना मना कर दे मेरी एज को देखते हुए। तो ये सुनकर तो यून की मॉम और उसकी सिस्टर इन लॉ तो खुश हो जाते हैं। फिर ये पागल लड़की की मॉम यहाँ पर इस लेडी को चिल्लाती है कि तुम मुझे फंसाना चाहती थी यून से शादी करवा के, और वो अपने बेटे को लेके चली जाती है। और फिर यून की सिस्टर इन लॉ इस विलेन लेडी को भी चिल्लाती है कि यहाँ से जाओ। तो फिर वो भी अपनी बेइज्जती करवा के जाने लगती है और शाओ इन लोग के ऊपर अपना मैजिक कर रही होती है कि ये लोग एक हफ्ते तक बैड लक झेलेंगे। फिर उन लोग के जाने के बाद यून जिशिंग से कह रही होती है कि तुम्हारा थैंक यू अभी मेरी हेल्प करने के लिए, और मुझे पता है कि तुम बस ऐसे ही कह रहे थे तो मैं तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लूँगी। तो कहता है कि तुम्हें मेरी बातें सीरियस नहीं लग रही है। और फिर यून की मॉम और सिस्टर इन लॉ तो यून के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पहले से भी जिशिंग के बारे में पता है कि वो बहुत ही अच्छा बंदा है। तो वो लोग यहाँ पर आकर फिर कहने लगते हैं कि हम लोग इस शादी से रेडी है। तो यून कहती है कि मॉम आप क्या बोल रही हो, और वो जल्दी से शाओ को उन्हें पकड़ा कर जिशिंग को जल्दी से बाहर लाती है बात करने के लिए और उसे कहती है कि मेरी मॉम तो बस ऐसी ही कह रही थी, तुम उनकी बात को सीरियस मत लो। और वो फिर उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलकर अंदर आ जाती है। तो उसकी सिस्टर इन लोग पूछने लगती है कि क्या चल रहा है। तो यून कहती है कि अरे वो बस मेरी हेल्प कर रहा था, तो आप लोग अभी ज़्यादा सीरियस मत हो। तो उसकी मम कहती है कि क्या पता वो सच बोल रहा हो। तो यून कहती है कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और वैसे भी मुझ में ऐसा क्या है जो मैं उसके लायक होंगी। फिर यून को जब जिशिंग याद आ रहा होता है तो वो सोचती है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो आखिर एक ऑफिसर है, और वैसे भी मैं आखिर एक बच्ची की मॉम हूँ, तो वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगा, वो बस मेरी हेल्प ही कर रहा था। तो यून फिर शाओ से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहकर बहुत ही खुश रहूँगी। तो शाओ कहने लगती है कि आखिर उन लोगों ने मॉम को इतना बुली करे कि उनका सारा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया है, तो अब मैं उन्हें इतना गुड लक दूंगी कि मॉम फिर बहुत सारे पैसे कमाएंगे और उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी सिस्टर इन लॉ यहाँ घर पे आकर इन लोग को गुड न्यूज़ बताने लगती है कि वो जो लेडी कल उन लोग को परेशान करने आई थी उन लोग का बुरा हाल चल रहा है, किसी की हड्डी टूट गई है तो किसी की बस बेइज्जतियाँ हो रही है। तो ये सुनकर यून और उसकी मॉम भी खुश हो जाते हैं और यून कहती है कि वो लोग जैसा कर रही थी इसलिए उनको उनका बदला मिला है। फिर यून की सिस्टर इन लोग बताने लगती है कि आज उनकी बहुत कमाई हुई है, तो वो सारे पैसे में से कुछ परसेंट हिस्सा यून को भी दे रही होती है। तो यून लेने से मना करती है कि नहीं नहीं, ये आपका है तो आपको रखना चाहिए। तो उसकी सिस्टर इन लोग कहती है कि नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा, और वो उसे ज़बरदस्ती दे देती है। तो यून फिर इन लोग से कहती है कि वो सोचती है कि अब वो भी उनके साथ काम करने जाएगी। फिर ये लोग साथ में मिलकर क्रैब कलेक्ट करने गए होते हैं और शाओ को यून की मॉम ने पकड़ी होती है, और यून और उसकी सिस्टर इन लॉ मिलकर यहाँ पर अपना काम करना शुरू करते हैं। तभी शाओ जानबूझ के मैजिक करके इन लोगों को एक ही जगह से बहुत सारे क्रैब्स को ढूंढने में मदद कर देती है, जिसकी वजह से इन लोग को इतने सारे क्रैब एक ही जगह से मिल जाते हैं। तो ये देखकर बाकी विलेज वाली लेडीज़ गुस्सा हो रही होती है और आपस में गॉसिपिंग करने लगती है कि क्या ये लोग कोई एविल मैजिक यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि यून यहाँ अपनी बेटी शाओ को ऐसे ही वॉक करते हुए घुमा रही होती है, और तभी यहाँ पर जिशिंग अपने असिस्टेंट के साथ कोई काम से आया होता है, और वो फिर यून को देखकर असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, और वो यहाँ यून के पास ही आ रहा होता है। तभी इतने में वो विलन लेडी यहाँ पर यून को ढकेलने आ रही होती है उससे बदला लेने के लिए कि उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई। पर उससे पहले यून को बचाने के लिए जिशिंग उसके पास पहुंच जाता है, और फिर वो लेडी यहाँ से भागने को करती है तो शाओ उसे जल्दी से मैजिक से गिरा देती है। और शाओ फिर सोच रही होती है कि मॉम की तो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। फिर ये लेडी के पास यहाँ पर बाकी विलेजर्स भी पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर वो गुस्से में फिर के भरे हुए क्रैब के पॉट को ढकेल के गिराने लगती है। ये उनकी सिस्टर इन लॉ से चिल्लाती है कि वो कर क्या रही है, और यहाँ पर शाओ फिर सोचती है कि ऐसे कैसे वो उसकी मॉम के पैसे कमाने का जरिया ख़राब करेगी। अपने मैजिक से क्रैब को ठीक कर देती है। तो ये देखकर ये लेडी यहाँ पर इन सभी को और भड़काने लगती है कि देख लो, तुम लोग को भी दिख रहा होगा ना कि कैसे ये लोग एविल मैजिक यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो देखो हम लोग तो एक भी क्रैब नहीं पकड़ पाए और सारे क्रैब इन्हीं को क्यों मिल रहे हैं। जब से ये यून अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई है तब से इसने हमारा सारा लक छीन लिए।
तो फिर उसकी बातें सुनकर बाकी विलेजर भी यहाँ पर यून को कुछ भी कहने लगते हैं। तो यून की सिस्टर इन लोग को भी गुस्सा आती है और वो इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग अपनी खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो तो दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। यून तो फिर यहाँ पर अपनी बेटी शाओ से कहने लगती है कि तुम इन लोग की बातें बिल्कुल मत सुनना, तुम तो मॉम की लकी स्टार हो, ये लोग चाहे कुछ भी बोल ले। तो शाओ फिर सोच रही होती है कि मैं इन बुरे लोगों को समझ सकती हूँ, ये लोग बस बैड इंटेंशन रखते हैं और इन जैसे बुरे लोगों को मेरे ड्रैगन क्लैन की गुड लक बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और फिर जिशिंग भी यून की साइड लेते हुए इन सारे लोगों को चिल्लाता है कि आप लोग अगर कोई भी सी फूड कैच नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपके एक्सपीरियंस और हार्डवर्क की गलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सामने अगर किसी का काम बन जा रहा है तो आप उसे जेलस होकर ये सब बातें सुनाएंगे। और जिशिंग यहाँ पर उस लेडी को भी चिल्लाता है कि तुम अगर किसी को भी हर्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जेल होगी। तो वो तुरंत यहाँ पर बहाने करने लग जाती है कि वो तो बस अपना काम करने गई थी और किसी को हर्ट करने थोड़ी ना। और फिर वो बाकी सभी से कहती है कि चलो हम लोग दूसरी तरफ ढूंढने चलते हैं। और वो यहाँ पर यून को देखकर सोच रही होती है कि ये हमेशा थोड़ी ना यहाँ पर इससे प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा, जब ये सोल्जर यहाँ से चला जाएगा तो मैं इसे सबक सिखाने जाऊँगी। और फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं। तो यून की जो सिस्टर इन लॉ है वो उसकी मॉम से कहने लगती है कि अरे ये तो वही सोल्जर है ना जो लास्ट टाइम भी यून की हेल्प करने आया था, फिर तो हमें इन्हें बात करने के लिए टाइम देना चाहिए। वो लोग यहाँ से जाने वाली होती है तभी आसमान के बादल और भी ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं और इतना मौसम ख़राब हो रहा होता है। तो यून फिर इस बारे में जिशिंग को भी बताती है कि उसके डैड और भाई अभी तक आए नहीं है। तो फिर जिशिंग कह रहा होता है कि मौसम बहुत ख़राब है तो तुम लोग को चलना चाहिए, मैं उन्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। तभी वही लेडी यहाँ पर बाकी विलेजर्स को फिर से लेकर आ जाती है और यून को ब्लेम करने लगती है कि पक्का तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि तुमने बैड लक ले आई हो तभी तो इतना मौसम ख़राब हो गया। तो यून की सिस्टर इन लॉ से चिल्लाती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम इतनी ज़्यादा ख़राब हो इसलिए गॉड गुस्सा हो गए होंगे और इसलिए पनिश कर रहे होंगे। और फिर यहाँ पर यून की सिस्टर इन लॉ और इन लोग के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है और वो लोग तो फिर इतना गुस्सा होते हैं तो इन लोग के ऊपर पत्थर भी मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी शाओ को गुस्सा आती है और उसके मैजिक से फिर यहाँ पर इनके सामने बिजली गिरी होती है तो फिर वो लोग डर के पीछे होते हैं। और फिर शाओ अपने ड्रैगन वाले रूप से यहाँ पर यून के डैड और भाई को भी बचाने के लिए जाती है ताकि वो लोग की शीप यहाँ सेफली पहुँच जाए। और फिर यहाँ पर सारे विलेजर्स अपने अपने हस्बैंड और फैमिली को पिक करने पहुँचते हैं। तो यहाँ पर इस विलन लेडी का जो हस्बैंड है वो तो खाली हाथ आया होता है बिना फिश के और बताने लगता है कि उन लोग का तो कितना नुकसान हुआ है। और दूसरी ओर कि उनके भाई और डैड को तो बहुत सारी फ़िश मिल गई होती है और ये सब शाओ के मैजिक की वजह से हुआ होता है क्योंकि उसने जानबूझ के इन लोग तक बहुत सारी फ़िश पहुँचा दी होती है। और तभी यहाँ पर जिशिंग भी जल्दी से जाकर यून के डैड और भाई की मदद कर रहा होता है उनकी फ़िश को उठा के रखने में। तो यहाँ पर फिर यून उसे देखती रह जाती है और ये चीज़ यहाँ शाओ भी समझ जाती है और कहने लगती है कि मॉम का दिल तो डैड के लिए इतना ज़्यादा धड़क रहा है, वो तो ऑलरेडी उनके प्यार में पड़ चुकी है, पर मान नहीं रही है, तो कोई बात नहीं मैं इन लोग की हेल्प करूँगी। और फिर यून की मॉम तो यहाँ जिशिंग को थैंक्स करने के लिए उसे कह रही होती है कि क्यों ना वो उनके घर पे चल के डिनर कर ले। तो कहता है कि इसके लिए बहुत थैंक यू लेकिन अभी मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। और फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। और यून फिर यहाँ पर जिशिंग को कार से जाते हुए देख रही होती है तो उसकी सिस्टर इन लॉ से पूछती है कि क्या तुम सच में कमांडर जिशिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। तो यून इसके लिए मना करती है कि नहीं है। तो सिस्टर इन लॉ फिर उसे समझा रही होती है कि इतना अच्छा गुड मैन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, ये तो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है और तुम्हारी कितनी केयर भी करता है, तो एक बार सोच के देख लो। और वो शाओ से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हें अंकल जिशिंग पसंद है कि नहीं, तुम उन्हें डैडी बनाना चाहोगी कि नहीं। तो शाओ तो कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं तो डैडी बनाना चाहती हूँ और मैं तो चांस ढूंढ के रहूँगी इन लोगों के बीच में हेल्प करने के लिए। पर यहाँ पर यून को लग रहा होता है कि वो उसके लायक की नहीं है इसलिए वो जिशिंग के बारे में नहीं सोच सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम जो की बहन वेवे और उसकी वो मिस्ट्रेस सुलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ब्रदर अभी तक आए नहीं। तब यहाँ पर जिशिंग अपनी टीम के साथ जा रहा होता है और ये जो की बहन है वेवे वो तो उसे देखती रह जाती है। और फिर जैसे यहाँ पर जो आता है तो वो उसके बारे में पूछने लगती है कि वो आखिर कौन है, मुझे वो बहुत पसंद आया। तो फिर सुलिन कहती है कि अरे उसके बारे में सोचना छोड़ ही दो, वो आखिर टीम का लीडर है, तुम्हारे लिए इतना ईजी नहीं रहेगा उसे फंसाना। तो ये कह रही होती है कि मैं तो आखिर इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जीत नहीं सकती। फिर हम देखते हैं कि यून की पूरी फैमिली यहाँ पर जो उन लोगों ने फ़िश कलेक्ट करे थे उसे बेचने जाते हैं और इसके इन लोग को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं तो ये लोग खुश होते हैं। और फिर वहाँ से जब वॉक करते हुए आ रहे होते हैं तब यहाँ पर जो अपनी वाइफ और सिस्टर के साथ कार से जा रहा होता है और ये लोग सभी यून को देख लेते हैं
तो जो तो यून को देखता रह जाता है और सोचता है कि वो तो पहले से और ब्यूटीफुल लग रही है। तब यहाँ पर इसकी ये मिस्ट्रेस सुलिन उसे चिल्लाती है, अब हमारी शादी हो गई है और तुम अभी भी अपनी उस फर्स्ट लव को देख रहे हो। तो कहता है कि नहीं नहीं। फिर तभी हम देखते हैं शाओ को, जो कि इसे देख लेती है और इसे बहुत गुस्सा आती है कि बड़ा आया, इसने मेरी मॉम को धोखा दिया है ना, और अब ये खुद यहाँ पर आ गया, तो चलो मैं इससे बदला लेती हूँ। और फिर वो ऐसे मैजिक करती है कि बीच रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और ये लोग यहीं पर ही अटक जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिशिंग अपने ऑफिस में होता है और वो अपनी मॉम को कॉल करके कहने लगता है कि मॉम एक गुड न्यूज़ है, जल्दी आपको आपकी डॉटर इन लॉ मिलने वाली है, बस अब मुझे उस लड़की से जाकर बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि यून यहाँ वापस से सी के पास आई होती है और जिसे कुछ यहाँ पर शेल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो उन्हें कलेक्ट करने लगती है और शाओ से कह रही होती है कि ये तुम्हारी गुड लक की वजह से हुआ है ना। फिर तभी यहाँ पर 2 विलेज वाली लड़कियाँ और आ जाती है और वो भी यहाँ पर जानबूझ के वहीं पर से वो सब कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यून की वजह से जो गुड लक है, इस वजह से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लोग सोच रही होती है कि जहाँ जहाँ यून जाएगी वो लोग वहीं पर ही उसका पीछा करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। जिशिंग को आता देख वो लोग चली जाती है कि लास्ट टाइम भी वो उसकी साइड ले रहा था, तो कहीं हमें फिर से ना डांटे। और जिशिंग को देखकर यूनो अपनी सिस्टर इन लॉ की बात याद कर रही होती है, जो उन्होंने जिशिंग के बारे में उसे समझाई थी कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है और इतने अच्छे पर्सन को वो खो देगी तो फिर उसे बाद में बुरा लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा बंदा उसे नहीं मिल सकता। और तभी जिशिंग यही सोच रहा होता है कि वो यून को अपनी सिंसियरिटी दिखाएगा। फिर शाओ तो यहाँ खुश जाती है कि फाइनली डैड आ रहे हैं। फिर जिशिंग यहाँ पहुँच कर यून से कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे शादी की बात बहुत जल्दी में कर दिया था, तो मैं वापस इस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ कि तुम बस मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि मुझे पता है लास्ट टाइम तुम मुझसे डर गई होंगी, लेकिन मेरा हार्ट तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर है और मैं सच में तुम्हारे साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। यून फिर कुछ बोलने को चाहती है तो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से टाइम लो और मुझे देखकर अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं कैसा हूँ और मुझे समझने की कोशिश करो कि आखिर मैं तुम्हारे लायक हूँ कि नहीं और मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँगा कि नहीं। और देखना मैं अपने एक्शन से तुम्हें प्रूव करके दिखाऊँगा कि मैं सच में बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ। तो शाओ भी कह रही होती है कि मैं भी इसमें हेल्प करने वाली हूँ। फिर तभी इतने में रेनबो दिखने लग जाता है, तो जिशिंग कहता है कि देखो गॉड भी तुम्हें इशारा करके बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल सिंसियर हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे एक चांस दे दो। तो फिर यून इस बारे में शाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें ये अंकल पसंद है, तो कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तब यहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है, तो जिशिंग कहता है कि देखो ये स्माइल कर रही है, इसका ये मतलब है कि ये भी मुझे पसंद करती है। तो फिर यून मान जाती है और कहती है कि जब मेरी ये बेटी शाओ भी स्माइल कर रही है तो इसका मतलब है कि इसे भी तुम पसंद हो, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें एक चांस देने को तैयार हूँ ताकि तुम अपने आप को प्रूव करो। तो जिशिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखना मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर शाओ तो यहाँ खुश हो जाती है कि फाइनली ये अब मेरे रियल डैड बनने वाले। तभी हम देखते हैं यून की मॉम और सिस्टर इन लॉ को, जो कि छिपकर इन लोग की बातें सुन रही होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर जिशिंग जब यहाँ अपने ऑफिस के बाहर पहुँचता है तो यहाँ पर उसके लिए वेवे पहुँच जाती है और उसे हैंडशेक करते हुए अपना नाम वगैरह बताने लगती है, पर वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और अपने टीम मेंबर को समझा देता है कि दोबारा यहाँ पर किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है और वो चला जाता है। तो भी ये कहती है कि हार नहीं मानूंगी। फिर हम देखते हैं घर पे यून इसी बारे में सोचने में लगी होती है, तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो यून डिसाइड करती है कि मुझे अभी जिशिंग और अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बीच की बात नहीं बनी तो फिर उसकी रेपुटेशन को मुझे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर यून बहाना करती है कि कुछ नहीं, आज बहुत ज़्यादा सनलाइट थी ना, तो उसी वजह से मेरे सर में थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि ऐसी बात है या फिर कुछ और है, तुम आज किससे मिली नहीं। तो यून की मॉम फिर उसे इशारा करती है कि जाने दो, ये अभी हमें बताने नहीं चाहती है तो उसे फोर्स मत करो। वो इशारे में कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं नहीं बोलूँगी। फिर तभी इतने में यून के डैड और भाई घर आए होते हैं और उनके मुंह पर चोट वगैरह होती है, तो वो लोग जल्दी से पूछने लगते हैं कि आखिर आप लोगों को क्या हुआ है, चोट कैसे आई है। तो यून के डैड बताते हैं कि कैसे कुछ लोग उनके ऊपर जानबूझ के टारगेट कर रहे थे और ऐसी फिर उनकी फाइटिंग शुरू हो गई। तो यून फिर बताती है कि हाँ, हमें भी हर जगह टारगेट किया जा रहा है। शाओ तो यहाँ सोच रही होती है कि बस देखना मैं गुड लक से सब ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने बेटे और अपने हस्बैंड से ही इस बारे में डिस्कस करती है कि यून की फैमिली को अचानक से इतना ज़्यादा फ़ायदा होते जा रहा है और वो लोग ऐसे लकी हो गए, ज़रूर कुछ तो बात है। और इन लोग को शक हो जाता है कि ये ज़रूर उस छोटी बच्ची की वजह से हो रहा है। तो फिर इस लेडी का बेटा कहता है कि क्यों ना हम लोग उस बच्ची को चुरा कर अपने घर ले आते हैं और फिर सारी गुड लक हमें मिल जाएगी और हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जब रास्ते में चल रही होती है तब यहाँ पर जिशिंग अपनी कार से पहुँच जाता है और कहता है कि मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। तो फिर वो दोनों उसकी कार में बैठ जाते हैं और सिस्टर इन लॉ तो इन दोनों को देख रही होती है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो फिर वो यून से पूछ रही होती है कि आजकल जिशिंग रोज़ ही हमारे घर के आसपास नहीं आ जाता हमारी हेल्प करने के लिए। तो जिशिंग बता देता है कि असल में मैं यून को चेज़ कर रहा हूँ तो इसलिए इतना तो करना ही चाहिए ना। तो फिर यून कहने लगती है कि आखिर तुमने इस बारे में खुद ही क्यों बता दिए। मैं नहीं चाहती कि अगर हम दोनों के बीच में चीज़ें नहीं बनती है तुम्हारी रेपुटेशन के ऊपर असर पड़े। तो कहता है कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि हमारे बीच में चीज़ें सूटेबल नहीं होगी। मैंने तो ये बोला था कि मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यून की सिस्टर इन लॉ जिशिंग को गुड लक विश कर रही होती है। तो कहता है कि थैंक यू, देखना मैं अपना बेस्ट दूंगा और यून का ये टेस्ट पास करके रहूँगा। तो यून तो ये सुनकर स्माइल कर रही होती है और फिर जिशिंग यहाँ पर कार रोकता है जहाँ पर यून और उसकी सिस्टर इन लॉ को जाना था। वो कहता है कि मुझे भी आगे वाली शॉप से कुछ चीज़ें लेनी है तो फिर उसके बाद मैं तुम लोग को पिक करने आ जाऊँगा। तो यून कह रही है कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि ऐसे कैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दिल जीतने में लगा हूँ तो तुम्हारे अप्रूवल के लिए तो सब करूँगा ही मैं। तो यून कहते हैं कि ठीक है। फिर इसके बाद जिशिंग अपना कार से चला जाता है और यून अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ एक गोल्ड शॉप में आई होती है गोल्ड खरीदने के लिए। तो फिर यहाँ पर स्टाफ इन लोग को प्राइस बताती है और कहती है कि 500 तो डिपॉजिट में पहले सबमिट करना होगा। तो यून एग्री करती है कि ठीक है। तभी इतने में शॉप में जो की सिस्टर वे आ जाती है। तो शॉप के ओनर से कहती है कि आप इससे फूल मत बन जाना, इन लोग के पास पैसे थोड़ी ना गोल्ड अफोर्ड करने के लिए, तो ये लोग आपको चीट कर देंगे। और फिर यहाँ पर जो भी आ जाता है और वो शॉप के ओनर से कह रहा होता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है। आखिर मेरी वाइफ के साथ शादी करके मुझे 2 महीने हो गए। तो यहाँ पर फिर वे भी अपनी न्यू वाली सिस्टर इन लॉ यानी कि सुलिन की तारीफ़ें करने में लगी होती है और अपनी पुरानी वाली की बुराई कर रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब थी और अपनी बेटी के साथ अनलकीनेस उन लोग के घर में फैला रही थी। तो यून को सुनकर गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है कि वो उसकी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। और यून की सिस्टर इन लॉ तो यहाँ प्रूव करने लग जाती है कि यून और उसकी बेटी शाओ तो कितने ज़्यादा लकी है। तो भी यहाँ पर वे मानने को तैयार नहीं होती और वो फिर भी यून को बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें बोली जा रही होती है, वो भी उसकी बेटी को भी। तो यून को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जो फिर यून को चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी सिस्टर को मारी कैसे। वो यून को मारने जाता है तो यून थोड़ी पीछे हो जाती है। तो भी ये मानता नहीं है और यून के ऊपर वापस हाथ उठाने चाहता है। तभी यहाँ पर जिशिंग पहुँच जाता है और इसे फाइट करने लगता है। तो फिर जो तुरंत ही हार मानता है और कहने लगता है कि मिस्टर जिशिंग आप यहाँ पर। और फिर जिशिंग इस बारे में यून से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा वो डैड एक्स हस्बैंड है जिसकी तुम बात कर रही थी। तो यून हाँ बोलती है। तभी यहाँ पर वे यून को और चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे प्यार को भी मुझसे छीन लियो। तो जिशिंग यहाँ उससे क्लियर करने लगता है कि मैं यून को पसंद करता हूँ, मैं तो इसे परस्यू भी कर रहा हूँ और इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वे भी कहने लग जाती है कि जिशिंग आखिर तुम इसे कैसे पसंद कर सकते हो, ये तो बिल्कुल ही यूज़लेस है और ऊपर से ये अब सेकेंड हैंड बन चुकी है, मेरे भाई ने इसे यूज़ करके छोड़ चुका है और इसके पास तो एक बेटी भी है, तो ये तो आपके लिए एक बर्डन होगी और ये मेरे कंपैरिजन में कहाँ ही कुछ है, मैं तो इतनी ब्यूटीफुल सी और इतनी यंग भी हूँ। और वो कह देता है कि और तुम लोग इसे बुली कर रहे थे, ये मैं सह के नहीं लूँगा। और वो जो को भी चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बुली करने की। वो उसे एक पंच मारता है और मारने लगता है। तो यून तुरंत ही फिर जिशिंग को रोकती है और कहती कि बस इतना ही, और वो उसे लेकर जा रही होती है और उसे फाइटिंग से मना कर रही होती है। तो वो उसकी बात सुनते हुए उसके साथ जाता है और यहाँ पर यून की सिस्टर इन लोग को बातें सुनाते हुए जाती है कि बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहे थे। यून अपनी सिस्टर इन लोग के साथ जब जिशिंग की कार से रिटर्न जा रही होती है तो जिशिंग उससे कुछ बात नहीं कर रहा होता है और यून अपसेट होती है कि अब तो मैं उसके सामने एक्सपोज हो गई हूँ, अब ये मेरे पास्ट के बारे में जान गया है तो थोड़ी ना मुझे में कोई इंटरेस्ट लेगा। फिर जब इन लोग का घर आ जाता है तो यून अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कार से बाहर निकल रही होती है। तभी जिशिंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और यून से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। तो सिस्टर इन लॉ फिर इन लोग को बात करने के लिए छोड़कर अपना चली जाती है। तो यून फिर पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तभी जल्दी से जिशिंग उसे हक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि उसने पास्ट में कितना कुछ झेली है और अब उसे ये सब पता लग गया है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है। तो यून को फिर याद आ रहा होता है अपने पास्ट के बारे में और वो जो से कहने लग जाती है कि मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ और इसमें वो अपने आप को ब्लेम करने लगती है और अपने आप को यूज़लेस बता रही होती है। तो जिशिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अपने आप को यूज़लेस बिल्कुल मत बोलना। तो जिशिन तो तुरंत ही फिर यून की तारीफ़ करने लगता है और कहता है कि ऐसा अपने बारे में मत बोलो। वो कहता है कि तुमने हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करी हो, इसलिए वो तो उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि वो हमेशा ही ऐसी स्ट्रॉन्ग रहेगी और अपनी बेटी शाओ के लिए भी ऐसी लड़ेगी।
उसे कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें इस तरीके से बुली किए कि तुम्हारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें कमी आ गई है। लेकिन मैं बता दूँ कि तुम्हारे अंदर की जो खूबी है, जो तुम इतनी काइंड हो और तुम्हारे अंदर सब कुछ हैंडल करने की पावर है, ये सब में नहीं होती है। तो यून फिर उससे रोते हुए कहने लगती है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है ना कि मैं बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं हूँ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो ज़िशिन सोचता है कि सच में इन लोगों ने इसे कितना परेशान करें कि वो इतनी इनसिक्योर हो गई है। तो फिर वो उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम दूसरों की वजह से अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम तो उल्टा बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और एक अच्छी मदर भी हो। तो यून फिर उसे थैंक्स करती है इसे बोलने के लिए और फिर इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। तो उसकी मॉम और सिस्टर इन लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या ज़िशिन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तो यून फिर बताती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर ये लोग तो खुश हो रहे होते हैं कि उसके और ज़िशिन के बीच में अभी सब अच्छा चल रहा है। फिर यून कहती है कि शाओ मुझे मिस कर रही होगी, मैं उसके पास जा रही हूँ। और फिर यून यहाँ अपनी बेटी शाओ का ख्याल रख रही होती है और फिर वो ज़िशिन की कही हुई बातों को फिर से याद कर रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेबे यहाँ घर जाने के बाद अपने भाई जो और सिस्टर इन लॉ सुलिन दोनों को ही बता रही होती है कि कैसे यून ने उस कमांडर ज़िशिन को उससे छीन लिए और वो उसे पसंद कर रहा है। तो ये सुनकर सुलिन को भी शौक लगता है और जो को जो इतनी चोट भी लगी होती है तो उसकी मॉम को गुस्सा आ रही होती है और वो कहने लगती है कि लगता है मुझे उसके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा। तो कहता है कि मॉम रहने दो, अभी तो मेरी जॉब चली गई है, उसका क्या, वैसे भी किसी ने अगर मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया ना तो मैं ऐसे ही फंस जाऊँगा। फिर वो सुलिन को मनाने लगता है कि क्यों ना तुम अपने डैड से बात करो और वो मेरी हेल्प कर दे। तो वो उसे चिल्लाती है कि आखिर इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी तुम मुझे बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। तो फिर यहाँ पर जो की मॉम को गुस्सा आती है कि इसका क्या एटीट्यूड है, देखो ये कैसे हमें जवाब देती रहती है, कभी इस तरीके से यून ने हमें जवाब नहीं दी और हमारी सारी बात सुनती थी। तो कहता है कि मॉम रहने दो, वैसे भी ये हमारे ज़्यादा काम किए तो अब मुझे कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तो फिर इसकी मॉम कह रही होती है कि देखो यून तो इतनी बड़ी इडियट है, तुम जाओ उसे थोड़े पैसे खिलाओ, उससे अच्छे से बात करो और उसे मना लो, आखिर कम से कम तुम दोनों का 2 साल से तो रिश्ता रहा है ना, तो वो ऐसे थोड़ी ना ग्रज होल्ड कर सकती है, तुम आखिर उसके बच्चे के डैड हो। तो जो मान जाता है कि ठीक है अब ऐसे ही करता हूँ, यही एक रास्ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून अपने मॉम डैड के साथ अपने घर पे होती है। तभी इतने में जो यहाँ पर इन लोग के लिए गिफ्ट लेकर पहुँच जाता है और वो यून का वाजिर होता है। तो इसे देखकर यून के मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर चीज़ें फेंकने लगते हैं और उसे भगाना चाह रहे होते हैं। तो वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मॉम ने मुझे बोली थी कि अगर यून को मैं इजीली अपने साइड कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो बस मुझे आज ही सफ़र करना है, उसके बाद तो हम लोग इन लोग से रिवेंज ले लेंगे। और वो फिर यून को आवाज़ दे रहा होता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ तुमसे और बच्चे से माफ़ी मांगने आया हूँ। तो यहाँ पर यून के डैड इसे और मारने लगते हैं और उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसके यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई, वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो भी ये यहाँ से नहीं जा रहा होता है और मार खाते हुए ज़ोर ज़ोर से यून को आवाज़ दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यून यहाँ पर शाओ को जब लिटा देती है तो उसे बाहर से इसकी आवाज़ आने लगती है। तो वो शाओ से कहती है कि तुम आराम से यहाँ पे रहो, मैं अभी आती हूँ। तो शाओ तो उसे कहना चाह रही होती है कि मॉम वो तो एक स्कमबैग है, तो आपको बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। यून कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अब जानती हूँ कि मुझे क्या करना होगा। तो शाओ भी समझ जाती है कि यानी अब वो इजीली मानने वाली नहीं है और अब वो खुद स्ट्रांग बन चुकी है। फिर जैसी वो बाहर पहुंचती है तो जोस के सामने नील डाउन करके खुद को मारने लगता है और कहता है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास चॉइस नहीं थी। सुलिन के डैड जो कि मेरे बॉस है, उन्होंने मुझे फोर्स करे थे कि मैं उससे शादी कर लूँ, तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं था। तो यून से चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि बस कुछ ही दिन बाद हमारी बेटी को 1 महीना पूरे होने वाले, तो मैं यहाँ पर उसकी सेलिब्रेशन पार्टी बनाने आया हूँ और तुमसे और शाओ से माफ़ी भी मांगने आया हूँ। फिर वो जब अपने पर्स में से पैसे निकालने जाता है तो सारे पैसे छोड़कर बस कुछ ही नोट निकाल कर उसे दे रहा होता है और कहता है कि मेरी तरफ से ये छोटा सा टोकन ले लो और प्लीज़ ज़िशिन को मेरे अफेयर के बारे में बिल्कुल मत पता लगने देना और तुम उससे ये कह देना कि हम दोनों ने एग्रीमेंट करके ही सेपरेट हुए। तो यून फिर उसे ये थोड़े से पैसे दिखाकर पूछती है कि बताओ ये तुम्हारी सिंसियरिटी है, बस इतने से पैसे। तो फिर वो अपने पर्स में से बाकी के पैसे भी निकाल कर दे देता है और कहता है कि मैं सच में माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए, मेरी जॉब चली जाए और फिर मैं जेल चला जाऊँ। आखिर मैं तुम्हारी बच्ची का बायोलॉजिकल डैड हूँ और तुम चाहती हो कि मैं जेल पहुँच जाऊँ, ये तो शाओ के लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो यून मान जाती है कि हाँ सही बात है, तो ठीक है फिर मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊँगी, तुम फिक्र मत करो। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और सोचता है कि मॉम ने बिल्कुल सही बोली थी कि ये तो इतनी इजीली मान गई। तब यहाँ पर यून के मॉम डैड कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी इजीली इसकी बात कैसे मान गई, क्या तुम अभी भी इसे पसंद करती हो, भूलो मत तुमने इसके घर पे जाकर क्या क्या सही हो, क्या वो सब तुम ऐसे छोड़ देने वाली हो।
यून कह रही है कि मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। फिर यहाँ पर जो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, देखना मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और तुम्हारी और बच्चे की केयर करूँगा। तो यून उसे चिल्ला देती है कि मेरी बेटी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप मेरे घर से निकल जाओ। और फिर यून के डैड उसे डंडा दिखाते हैं तो वो डर के मारे भाग जाता है और कहता है कि ठीक है मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर यूनू संडे को देख रही होती है जो उसने गिफ्ट में लेकर आया होता है और सोचती है लास्ट टाइम जब उसका डिलीवरी का वक्त चल रहा था तब उसे इनकी ज़रूरत थी, पर तब तो उसने उसकी बिल्कुल केयर नहीं किया। और फिर यहाँ पर यून अपने मॉम डैड को जिशिंग के प्लान के बारे में बताती है जो उसने इससे डिस्कस किया था। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिशिंग ने यून को इस बारे में बताया था कि उसके एक्स हस्बैंड जो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है और वो उससे हेल्प लेने के लिए ज़रूर आएगा। तो फिर वो शॉक होती है और कहती है कि लेकिन उसका और मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लीगल नहीं है ना, मैं उसके ऊपर केस कैसे करूँगी। तो ये उसे बताता है कि उसने तुम्हें फूल बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस बात की नॉलेज की कमी थी, इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया। जिशिंग बताता है कि मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन का सारा इंतज़ाम कर दिया हूँ, बस अब तुम्हें करना है कि जब वो तुमसे हेल्प लेने के लिए आएगा तो तुम्हें झूठा नाटक करना है कि तुम उसकी बात मान रही हो, और वो जो तुम्हें पैसे देगा ना कंपनसेशन के तौर पे वो तुम्हें ले लेने, क्योंकि वैसे भी वो तुम डिज़र्व करती हो, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसे कुछ तो पे करना ही चाहिए ना, तो उसे ले लेना और बाकी सब मुझ पे छोड़ देना। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यून इस बारे में अपने मॉम डैड को बता रही होती है कि उसने अभी तक जो की सारी हरकतों को भूली नहीं है और वो तो उसने उसके पैसे लेकर उसे मिसगाइड करने के लिए सब करी है ताकि वो उसे हल्के में ले ले, और वो उसे तो अपना बदला लेके रहेगी। तो फिर यून के मॉम डैड कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वो लोग उससे उसके और जिशिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं कि लगता है अब तुम दोनों का रिलेशन और अच्छा हो गया है। तो वो लोग तो उसके लिए हैप्पी फील कर रहे होते हैं। फिर यून जब वापस अपनी बेटी शाओ को देखने आती है तो उससे पता लगता है कि शाओ तो यहाँ पर है ही नहीं। वो जल्दी से जाकर अपने मॉम डैड को बताती है कि शाओ गायब हो गई है। तो ये लोग भी शॉक हो जाते हैं और इन सभी को शक होता है कि कहीं जो ने तो नहीं चुरा के लेके चला गया। फिर ये लोग जल्दी से जो के पास पहुंच जाते हैं और यूनू से चिल्लाने लगती है कि मेरे बच्चे को मुझे वापस करो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ को तो यहाँ पर उस विलेन लेडी का बेटा लेके जा रहा होता है उसे किडनैप करके, और सोच रहा होता है कि अब इस बच्ची की वजह से हमें गुड लक मिलेगा। और जैसे यहाँ पर शाओ की नींद खुलती है तो उसे इस बारे में पता लग जाता है कि ये बंदा कैसे उसे उठा के लेके जा रहा है। फिर रास्ते में यहाँ पर जिशिंग इस बंदे को जाते हुए देखकर शक करता है और पूछता है कि तुम ये क्या लेके जा रहे हो। शाओ को भी जिशिंग की आवाज़ आ जाती है और वो कहने लगती है कि डैडी जल्दी चेक करो ये मैं ही हूँ। तो जिशिंग को तो उसकी आवाज़ तो नहीं सुना दे रही होती है पर पूरा शक हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यून यहाँ पर जो को चिल्लाती है कि तुम मेरे बच्चे को वापस नहीं करोगे। फिर वो उसे पत्थर से मारने वाली होती है पर तभी यहाँ पर जिशिंग आ जाता है और कह रहा है कि शाओ यहाँ पर है। तो यून जल्दी से उसके पास जाती है, वो कहता है कि फ़िक्र मत करो ये बिल्कुल सेफ़ है। और फिर यहाँ पर शाओ को तो अपनी डिवाइन पावर और मिल गई होती है और फिर ये लोग उसे लेकर घर जाने के लिए निकलते हैं। और जो सोच रहा होता है कि पता नहीं किस बात के ये लोग इतने एरोगेंट है, देखना एक दिन तो मैं इन लोग से ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। घर आने के बाद यून और जिशिंग मिलकर शाओ का ख्याल रख रहे होते हैं और यून की पूरी फैमिली यहाँ सामने बैठकर इन लोगों को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर यून इस बारे में जिशिंग से पूछती है कि वैसे आखिर हुआ क्या था। तो फिर वो सब बताता है कि कैसे वो जो वांग नाम का लड़का है वो ही उसकी बेटी शाओ को किडनैप करके लेके जा रहा था बास्केट में। ये सुनते के साथ ही यून के डैड को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उस वांग फैमिली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जिशिंग कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी विलेज के चीफ से बात कर लिया हूँ, आखिर उसने हमारी बच्ची को ले जाने की कोशिश की है तो अब उसे कई साल की जेल होगी। तो शाओ तो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है कि डैड तो कितने ज़्यादा अमेजिंग है, ये तो इतने कूल और इतने पावरफुल है, मुझे तो अपने मैजिक का भी यूज़ नहीं करना पड़ा। तभी उनकी सिस्टर इन लोग कहती है कि डैड हम लोग को चल के उन्हें जाकर सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो वो वांग फैमिली सोचेंगे कि हम लोग बहुत ही इजी टारगेट है और वो लोग कभी भी हमें बुली कर सकते हैं। तो फिर सभी जा रहे होते हैं और शाओ सोच रही होती है कि मुझे भी उनके साथ जाना है, मैं भी उस दो से फाइट करना चाहती हूँ। तभी यून तो जिशिंग को थैंक्स कर रही होती है कि उसने ऑलरेडी उसकी बहुत हेल्प किया था और आज उसने शाओ को भी बचाया है। तो जिशिंग कहता है कि अगर तुम सच में मुझे थैंक्स करना चाहती हो तो मुझे मेरे टेस्ट में पास कर दो। तो यून बस देखती रह जाती है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि यहाँ कार से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इतने में रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं तो वो आगे ड्राइव नहीं कर पाता है और फिर यहाँ पर तूफ़ान और पानी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये सारी चीज़ें शाओ उसके साथ कर रही होती है और वो अपना ड्रैगन रूप दिखाते हुए उससे डरा देती है और फिर वो तो दिख भी नहीं रही होती है तो ये माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यून जिशिंग से कहती है कि मैं इस बारे में और सोचूंगी। तो कहता है कि तुम्हारे पास आराम से टाइम है, तुम इस बारे में केयरफुली सोच सकती हो। फिर यून कहती है कि शाओ अब सो गई है तो लाओ मुझे दे दो।
फिर जिशिंग बताता है कि वैसे मैं तुमसे यहाँ कुछ पूछने आया था। फिर जिशिंग यून को सजेस्ट कर रहा होता है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती है और वहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकती है। यून कहती है कि क्या सच में, लेकिन मैं तो इतनी ओल्ड हो गई हूँ, तो मैं अभी भी क्लास अटेंड कर पाऊँगी। तो जिशिंग उसे कहता है कि ऑफ कोर्स कर सकती हो, तुम तो अभी कितनी यंग हो, सिर्फ 19 की हो, तुम्हारे पास आगे अभी बहुत सारे साल पड़े हुए हैं, तुम अभी भी स्टडी कर सकती हो। यून फिर कहने लगती है कि काश मैंने पहले ही कर ली होती तो जो मुझे ऐसे फुल नहीं बना पाता। तो यहाँ पर जिशिंग कह रहा होता है कि अभी थोड़ी ना कोई देरी हुई है, और देखना शाओ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी और इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। तो शाओ तो यहाँ सोच रही होती है कि वो इतनी बड़ी ड्रैगन प्रिंसेस है, तो ये छोटी मोटी स्टडी उसके लिए क्या चीज़ है, वो सब कर सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून जिशिंग और अपनी फैमिली के साथ यहाँ वापस से लेक के पास गई होती है। यहाँ पर इन लोग को शाओ की गुड लक की वजह से और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर ये लोग जब घर पहुँचते हैं तो जिशिंग उनको अपनी सैलरी कुछ दे रहा होता है, जो कि वो लेने से मना करती है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा, आखिर अब हम फैमिली हैं। और फिर वो जब यून को उसके घर तक छोड़ने जाता है तो यहाँ पर वो शाओ को भी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। यून यहाँ पर जिशिंग के सपोर्ट से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे हक करके उसे थैंक्स कर रही होती है। तो जिशिंग कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की हैबिट बदलना होगा, क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे थैंक यू के लिए थोड़ी ना किया हूँ। तो यून मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे यून जब अपनी पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वो उन्हें बताती है कि वो स्टडी करने का प्लान कर रही है, और ये चीज़ जिशिंग ने उसे सजेस्ट किया है, और आज वो लोग सारे प्रोसेस पूरे करने जाएंगे। फिर इसके बाद यून यहाँ बहुत खुशी खुशी क्लासरूम में पहुँचती है और उससे देखने मिलता है कि टीचर कोई और नहीं बल्कि सुलिन है। और सुलिन भी उसे देखकर कोई खास खुश नहीं होती और सोचती है कि आजकल कोई भी लोग आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिशिंग यहाँ शाओ का ख्याल रखते हुए उसे लेकर घूम रहा होता है। तो एक बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिर कमांडर जिशिंग ही कौन है। तो ये बताता है कि मेरी बेटी है। तो भी उससे शक होता है कि आप तो बैचलर थी ना, तो बेटी कहाँ से आ गई। तो शाओ भी तो उसे यही बताना चाह रही होती है कि हाँ, ये मेरे डैड है। दूसरी तरफ यून यहाँ पर सुलिन को ऑफिस में अपनी कंप्लेन करते हुए सुन लेती है कि वो यहाँ उसकी बुराई कर रही है और चाह रही है कि वो लोग उसे यहाँ से निकाल दे और उसे स्टडी करने का मौका ना मिल पाए। फिर यून को जिशिंग से बात करनी होती है, तो वो उसके असिस्टेंट को बोलकर उसके ऑफिस में आकर उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी मीटिंग के लिए गया होता है। फिर वो सोचती है कि मैं भी कुछ क्लीनिंग में भी हेल्प कर देती हूँ। वो क्लीनिंग करने लगती है, तभी इतने में यहाँ जिशिंग रूम में आता है और वो तुरंत ही क्लीनिंग वाले डंडे को उससे दूर करता है और उसे कहता है कि उसे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे बस स्टडी करने की ज़रूरत है। तो यून कह रही होती है कि आखिर मैं कुछ तुम्हें रिटर्न में नहीं दे रही हूँ, तो मैं फ्री में कैसे यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोची कि मैं ये कर देती हूँ। तो भी वो मना करता है और उसे समझा रहा होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी ये हेल्प ले लो और कोई फिक्र मत करो। तो शाओ अपना मैजिक कर रही होती है ताकि मॉम डैड और क्लोज आ जाए। तो यहाँ पर मैजिक का असर होने वाला होता है, पर इतने में असिस्टेंट आ जाता है जिशिंग को बताने के लिए कि उसे और यून को चीफ ने बुलाया। फिर लोग जब चीफ के ऑफिस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर सुलिन भी आई होती है यहाँ पर यून की कंप्लेन करने के लिए कि वो स्टडी नहीं करना चाहती है, बस फालतू का आई हुई है और उसे कोई स्टडी भी नहीं करना है। इसलिए वो शर्त लगाना चाह रही होती है कि वो यून का एक टेस्ट लेगी और अगर उसने उस टेस्ट में पास कर लिया और फुल मार्क्स ले आई तो फिर वो मान जाएगी कि यहाँ पर वो स्टडी करने लायक है, लेकिन अगर नहीं तो उसे यहाँ से निकाला जाना चाहिए। तो यून फिर सोच लेती है कि वो जिशिंग को लेट डाउन नहीं कर सकती है। वो मान जाती है कि मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। तो जिशिंग कह रहा होता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि फिक्र मत करो, मुझ पर बिलीव रखो, अब तक तुम मेरे बैकअप थे और मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो मेरी भी बारी बनती है ना कि मैं भी अपने आप को प्रूफ दूँ और अपना बेस्ट दूँ। तो यहाँ पर शाओ तो यून की बातों से इम्प्रेस हो जाती है कि मॉम तो कितनी बेस्ट है। फिर चीफ इन लोग की शर्त को अप्रूव कर लेते हैं और आधा महीने का टाइम देते हैं यून को टेस्ट की तैयारी करने के लिए। फिर जब ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो सुलिन तो यहाँ पर और यून का मजाक उड़ा रही होती है कि तुमने कभी स्कूल तो पढ़ी नहीं, तो मैं देखती हूँ कि तुम कैसे परफेक्ट स्कोर लाती हो। और फिर इसके बाद यून रोज़ अपना मेहनत से स्टडी करने में लग जाती है और जिशिंग भी उसे काफ़ी सपोर्ट कर रहा होता है। फिर वो दिन रात ऐसी स्टडी में लगी रहती है और जब उसका एग्ज़ाम टाइम आता है तो वो अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट करती है। और फिर यहाँ चीफ सभी के सामने पेपर चेक कर रहे होते हैं और फिर सभी को बताने लगते हैं कि यून के परफेक्ट स्कोर आए, उसके तो पेपर में एक भी कमी नहीं थी। तो ये सुनकर सभी यहाँ पर यून के लिए तालियां बजाते हैं और यून काफ़ी खुश होती है। पर ये सुनकर तो सुलिन को शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर जिशिंग उसे याद दिलाने लगता है कि अब जो उसने शर्त लगाई थी वो पूरी करेगी और अब वो यून से सॉरी भी बोलेगी, तो उसे मानना पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिशिंग और यून दोनों यहाँ पर लेक के पास साथ में वॉक करते हुए घूमने आए होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ, जो कि ड्रैगन बन के घूम रही होती है, वो जानबूझ के अपने मैजिक पावर का यूज़ करती है ताकि वो इन लोग को गिराने की कोशिश करके इन लोग की एक्सीडेंटल किस करवा सके। फिर वैसे ही होता है, पर दोनों ही बहुत शाय हो जाते हैं और यून जल्दी से भाग जाती है।
और फिर उसके बाद यून जिशिंग और अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर जो और सोलिन की वेडिंग सेरेमनी को ख़राब करने गई होती है ताकि उन लोग को अच्छे से मज़ा भी चखा सके। यहाँ पर ये लोग काफ़ी सारे पटाखे लेकर गए होते हैं। तो जो की मम तो इन लोग का बिल्कुल भी अच्छे से वेलकम नहीं कर रही होती और बेइज्जती करके जाने बोलती है। तो फिर ये लोग सारे पटाखे जला देते हैं और इन लोग की बेइज्जती कर देते हैं। तो सारे विलेजर इस बारे में बात करने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो जब सोलिन के साथ अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए पहुँचता है तभी इतने में पुलिस जो को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। फिर सोलिन के डैड तो गुस्सा हो जाते हैं जो से कि अब वो अपनी बेटी का डिवोर्स करवाएंगे और उसे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर फिर जो की मॉम मना रही होती है कि वो ऐसे नहीं जा सकती, वो अपने डैड की मदद से जो को जेल से बाहर छुड़वाए। पर इस पर सोलिन भी कुछ नहीं कह रही होती है और तभी यहाँ जो की मॉम उसे मनाते हुए गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है और फिर सोलिन के गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और जियोन और जिशिंग अपने यहाँ से जा चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिशिन को उसके चीफ मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर भेज देते हैं जहाँ पर उसे कुछ भी हो भी सकता है। तो इसलिए उसने यून के लिए लेटर लिख के गया होता है और साथ में पैसे भी छोड़ कर गया होता है। और उसकी लेटर को पढ़ने के बाद यून तो रोने लग जाती है कि यून उसे हाँ बोलना चाहती थी पर अभी तक उसे मौका ही नहीं मिल पाया और अब तो वो सेफली आएगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता। फिर इतने दिन हो जाते हैं और जिशिन की कोई खबर नहीं आती है। पर फिर इतने में असिस्टेंट से उसे ये न्यूज़ मिलती है कि असल में जिशिन तो कहीं खो ही गया और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। यून तो फिर रोने लग जाती है। तो शाओया मैजिक से उसे सपने में दिखाती है कि जिशिन ज़िंदा है और वो असल में समंदर के पास पड़ा हुआ है तो उसे बचाने जाना पड़ेगा। तो यून फिर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है और उसे उठा के वो लेके जा रही होती है पर फिर वो भी बेहोश हो जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे पता लगता है कि जिशिंग अब हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर वो उसके होश में आने का इंतज़ार करती है और फिर जैसे यहाँ पर जिशिन उठ जाता है तो यून उसे बता देती है कि मैंने अब डिसीजन ले चुकी हूँ और वो खुद ही उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। तो जिशिन तो उसे खुशी के मारे जल्दी से हाँ बोल देता है और फिर लोग अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और पूरी फैमिली भी साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।